हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 3 का पार्ट 2। ठीक है ना। परमाणु एवं अणु। मैं राजीव कुशवाहा, सहायक अध्यापक, सम्राट अशोक इंटर कॉलेज अशोकनगर, सम्राट अशोक इंटर कॉलेज कोरांव चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं। परमाणु परमाणु दो प्रकार के होते हैं। परमाणु आवेशित होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु आवेशित होते हैं। परमाणु दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अणु और नंबर 2 आयन। तो सबसे पहले बात करेंगे अणु की। अणु आवेश रहित होते हैं। जो अणु होते हैं वे आवेश रहित होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार के कोई भी आवेश नहीं मिले होते हैं। अणु किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच, ठीक है, रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है। किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक जब बंध उत्पन्न होते हैं होने के कारण से होता है। ठीक है ना। अणु तत्वों को छोड़कर किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई है। अणु तत्वों को छोड़कर किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। जो अणु होते हैं वह अकेले रह सकते हैं, लेकिन जो परमाणु होते हैं वह अकेले नहीं रह सकते, और यह उस पदार्थ के सारे गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकता है। और जो अणु होता है, अणु जिस पदार्थ के साथ मिलेगा उसके सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। जैसे कि H2 यानी कि जल। जल एक प्रकार का अणु है। जल की संपूर्ण गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। जो जल है वह सभी जितने भी उसके पास गुणधर्म होंगे सभी गुणधर्मों को वह प्रदर्शित करता रहता है। किसी भी अणु का निर्माण एक तरह के परमाणु किसी भी अणु का निर्माण एक तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध होने के कारण बस होता है। ठीक है। अणु दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक तरह के परमाणुओं से निर्मित, और नंबर दूसरा भिन्न तरह के परमाणुओं से निर्मित। इन्हें हम यौगिक भी कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए O2, N2, O3, S8, P4। ठीक है ना। और भिन्न तरह के H2O, CO2, NaCl, CaCO3, ELC। परमाणुकता क्या होती है बता दें। किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। यह आप लोग याद हो गया होगा। किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। निष्क्रिय गैसें एक परमाणुकता अणुओं का निर्माण करती हैं। जो निष्क्रिय गैसें होती हैं, यानी कि जो गैसें निष्क्रिय मतलब की जो गैसें बिल्कुल अलग होती हैं, वह एक प्रकार के परमाणुकता अणुओं का निर्माण करती हैं। अब है रासायनिक सूत्र। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक रूप होता है। हम बताएंगे आप लोगों को रासायनिक सूत्र की विशेषताएं, यानी कि रासायनिक सूत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकता का या आवेश बराबर होनी चाहिए। जो रासायनिक सूत्र के संगठक होते हैं और उनके जो संयोजकता होती है वो या उनके आवेश क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है तथा अधातु को बाद में। ठीक है ना। जहाँ पे धातु और अधातु दोनों होते हैं और उनके यौगिक और उनके रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए हमने लिखा है Ca, ठीक है ना, और वो देखिए हमारा अधातु इसको हम बाहर लिखे हैं। जैसे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। तो हमने सोडियम को अलग पहले लिखा है, क्लोराइड को बाद में। CO कॉपर ऑक्साइड,
तो हमने देखिए कॉपर को अलग लिखा है और ऑक्साइड को अलग लिखा है, ठीक है ना। हम बात करेंगे बहुपरमाणुकता की। बहुपरमाणुविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है। बहुपरमाणुविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है, फिर संयोजकता अथवा आवेश के नीचे लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए CaOH और देखिए यहाँ पे देखिए CH, यानी कि यह एक हमारा अधातु है, इसको हमने ब्रैकेट में रखा और जो उसके संयोजकता से हमने उसको कहाँ रखा, बाहर रखा है। देखिए NH4 को हमने ब्रैकेट के अंदर रखा और जो हमारा इसकी जो संयोजकता थी हमने उसको देखिए बाहर रखा हुआ है, ठीक है। हम बात करेंगे आणविक द्रव्यमान की। किसी भी एक अणु के उपस्थिति परमाणुओं के द्रव्यमानों के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे H2O का द्रव्यमान 2=4 का द्रव्यमान प्लस 1 + 1 = 6, 4 = 5 हाँ 6 है ना। 6 H2O का द्रव्यमान 2 × 1 + 1 + 16 + 180, यानी कि इसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है ना। सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं की परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान में केवल अंतर यही है कि जहां हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं, यानी कि जहां की हम उसके सूत्र का प्रयोग करते हैं वहां इकाई का द्रव्यमान उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसके संगठक क्या होते हैं, आयन होते हैं। इसके संगठक परमाणु नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल तो देख लीजिए NaCl का द्रव्यमान 1 + सोडियम का द्रव्यमान प्लस A+ क्लोराइड का द्रव्यमान। यहाँ आप देखिए 1 × 23, यानी जो सोडियम का द्रव्यमान होता है कितना होता है, 23 होता है, और जो क्लोराइड का द्रव्यमान होता है कितना होता है, 35.5 होता है, ठीक है ना। यानी जब हमने दोनों को प्लस प्लस किया कितना आया, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना हुआ, 58.5 यूम हुआ, ठीक है। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, यानी कि रासायनिक सूत्र को लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। क्या, सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यह हमारा तब तो प्रतीक हो गया, ठीक है, और ये हमारा संयोजकता हो गया, दोनों हो गए। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले हम उसके सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है, ठीक है ना। तुम्हारा जो चिन्ह है क्या है, H है, ठीक है, ये हो गया। और फिर हमारा हम हाइड्रोक्लोराइड ले रहे हैं तो H और फिर Cl, ठीक है ना। अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकता को लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इन चिन्हों के नीचे हम इनकी संयोजकता को लिखते हैं, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन की जो हमारी संयोजकता है कितनी होती है, 1 होती है, हम यहाँ पर 1 लिख दिए, ठीक है। और जो क्लोराइड की संयोजकता होती है वो भी हमारी 1 ही होती है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करते हैं, यानी कि काट करते हैं। हम इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, और इसको इससे मिला देते हैं, क्रॉस करते हैं। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु
दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है, यानी अब ये इसके संयोजकता को ग्रहण करेगा और ये इसके संयोजकता को ग्रहण करेगा, ठीक है, ग्रहण, तथा दूसरा परमाणु पहले परमाणु वाले परमाणु संयोजकता को ग्रहण करता है। तत्पश्चात हमारा यह सूत्र तैयार हो जाता है। तुम्हारा सूत्र क्या तैयार हुआ देखते हैं। यह अकेले है, इसको हम अकेले लिख देंगे, ठीक है, Cl अकेला है, यानी कि हमारा सूत्र तैयार हो गया किसका, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड का हमारा सूत्र तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सूत्र की, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखिए तत्व प्रतीक लिखे हुए हैं। तुम्हारा एल्यूमिनियम सूत्र लिखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है, Al, ठीक है, और फिर O। ये हो गया हमारा, ये तत्व प्रतीक हो गया। अब इसकी जो संयोजकता होती है, जो इसका आवेश होता है, कितना होता है, 3+ होता है, ठीक है ना। और जो इसका होता है ऑक्साइड का कितना होता है, 2- होता है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 2-। ये हो गया। अब हम इसको क्रॉस करेंगे, हम इसको इससे मिलाते हैं और इसको इससे मिलाते हैं, हमारा 2 है, ठीक है। अब देखिए हमारा सूत्र तैयार हो गया। हमारा सूत्र क्या तैयार हुआ कि Al2, देखिए इधर देखिए Al2, यानी कि Al2- है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा ये O है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, O कर देंगे, ठीक है ना, और फिर मैं क्या कर देंगे, +3 है तो मैं क्या कर देंगे 3। अब हम यहाँ पे प्लस लगाए चाहे न लगाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम आप लोगों को बता देते हैं इसका, हम आप लोग बता देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H और सल्फाइड का सूत्र होता है S। तो हमने यहाँ पे लिखा HS, ठीक है ना। जो इसकी संयोजकता होती है, जो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है वो 1 होती है, तो यहाँ देखिए हमने 1 लिख दिया। और जो सल्फाइड की होती है क्या होता है, 2 होती है, देखिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यह इसको क्रॉस कर देगा और यह इसको क्रॉस कर देगा, ठीक है ना। तब देखिए अब यहाँ इसका सूत्र क्या बन गया, इसका सूत्र बन चुका है H2S। अब यहाँ पे 1 अगर होता तो हम 1 को नहीं लिखते हैं, क्योंकि यह जानकारी उपस्थित होती है कि इसके साथ केवल एक ही तत्व या परमाणु मिले होते हैं, ठीक है ना। आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है। आयन एक या फिर परमाणु होता है या फिर एक परमाणुओं का समूह होता है, जिस पर कुछ धनात्मक या ऋणात्मक आवश्यक अवयव उपस्थित रहते हैं, ठीक है ना। धनावेशित आयन Na+, K+, C+, Al3+, ठीक है ना, ये हो गया। ये धनात्मक यानी धनावेशित आयन है, ठीक है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 सरल आयन और नंबर 2 यौगिक आयन। आवेशित परमाणु कण, यानी कि जो सरल आयन होते हैं उनमें आवेशित परमाणु कण होते हैं, जैसे Mg2+, C+, Cl+, ठीक है ना। और जो यौगिक आयन होते हैं वे आवेशित परमाणुओं का समूह होते हैं। देखिए परमाणु आवेशित परमाणु कण होता है और यह परमाणुओं का समूह होता है, यानी ये कण और ये समूह, जैसे NH+, CO2-, SO2-, OH-, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मोलर द्रव्यमान की, यानी मोलर द्रव्यमान क्या होता है। मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान, यानी मोलर द्रव्यमान बराबर 1 मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 पदार्थ कणों का द्रव्यमान। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है H, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान बराबर 1 यूम है, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम मोल होता है। एक बार फिर से, हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान बराबर 1 यूम, ठीक है ना, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम मोल होता
है, ठीक है ना। एक नाइट्रोजन परमाणु द्रव्यमान 14, यानी एक नाइट्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, 14 जूल होता है, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम मोल होता है। HCl का मोलर द्रव्यमान H बराबर H का मोलर द्रव्यमान प्लस Cl का मोलर द्रव्यमान बराबर जो हमारा जो H का जो हमारा द्रव्यमान कितना था, यहाँ पर लोग देख सकते हैं 1 था, ठीक है ना। और जो हमारा नाइट्रोजन का कितना था 35.5 पॉइंट, यानी कि टोटल मिला के 36 ग्राम मोलर हो गए, ठीक है ना। मोल संकल्पना, मोल संकल्पना क्या होती है, आइए देख लेते हैं। मोल संकल्पना, मोल बराबर 6.022 गुणित 10 की पावर 23 कणों परमाणु अणु या आयन का समूह है। एक बार फिर से, मोल संकल्पना, मोल बराबर 6.022 गुणित 10 की पावर 23 कणों कोष्ठक में परमाणु अणु या आयन का समूह होता। जो मोल होता है या तो परमाणु का समूह होता है या तो फिर आयन का समूह होता है। एक मोल परमाणु बराबर 6.022 गुणित 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं, ठीक है ना। आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक और, एक मोल अणु बराबर क्या होते हैं, यहाँ पे परमाणु था, यहाँ पे अणु था। एक मोल अणु बराबर 6.022 गुणित 10 की पावर 23 अणु ही होते हैं। एग्जाम्पल तो देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एक मोल बराबर, ठीक है ना, एक मोल बराबर कितना होता है 6.022 गुणित 10 की पावर 23 अर्थात 4 परमाणु। अगर कहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो आप लोग ये बताइए कि एक मोल में 4 परमाणु होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि यह आप लोगों के चैप्टर में जो सवाल हैं उनको सही से हल किया जा सके। मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर का द्रव्यमान। एक बार फिर से, मोलर की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर का द्रव्यमान, ठीक है ना। दूसरा है, मोल की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बट्टा 6.022 गुणित 10 की पावर 23, ये हो गया। अगला है, किसी यौगिक में मौजूद परमाणुओं का परसेंट, यानी कि किसी यौगिक में मौजूद परमाणुओं का अगर परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, युक्त तत्व का द्रव्यमान बट्टा यौगिक का द्रव्यमान। अगर किसी यौगिक का मौजूद परमाणु का अगर परसेंट निकालना है हमको आपको, तो तत्व का द्रव्यमान बट्टा क्या यौगिक का द्रव्यमान, ठीक है। या तो फिर इधर एक देख लीजिए, छोटा एम, आप लोग समझ बता रहे हैं हिंदी में, छोटा एम बटा बड़ा एम, ठीक है ना, बराबर एन बटा एन ओ, ठीक है ना। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक